टॉपिक को ब्लैंक छोड़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक आपके दिमाग में लिखने की कोशिश करूंगा। हम यहाँ चर्चा करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। आपके सेकंड ग्रेड में जो पार्ट आता है, छोटा सा पार्ट है, बहुत बड़ा नहीं है। यहीं से अपने क्लास की शुरुआत करते हैं बिना कोई भी समय गंवाए। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन क्या होता है। देखो, कोई भी विषय जब शुरू करते हैं ना, कोई भी विषय तो छोड़िए आप, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जब किसी भी विषय से या किसी भी व्यक्ति से हम कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, कोई संबंध बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है? उसे अच्छे से जान लेना। क्योंकि उसे अगर अच्छे से नहीं जानोगे, कोई भी सिर्फ भावावेश में या जल्दबाजी में कैसा भी रिलेशन स्थायी नहीं टिकता है। तो पहले विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आप गणितमय हो जाते हो। जैसे साहित्य जब आप पढ़ते हो तो साहित्य की अपनी अलग टेंडेंसी होती है। इंग्लिश आप पढ़ते हो तो इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी का या मीनिंग्स का बड़ा महत्व होता है। ठीक इसी तरह जब पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते हैं, हालांकि ये उदाहरण मुझे नहीं लेना चाहिए था क्योंकि मैं ईमानदारी से जानता हूँ कि आज का पॉलिटिकल साइंस काफ़ी बदल चुका है। तो राजनीति की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, ऐसी प्रशासन की भी खास टर्मिनोलॉजी होती है। अगर उनको नहीं समझेंगे तो प्रशासन समझ में नहीं आएगा। और सरल भाषा में, जहाँ लोक प्रशासन शब्द है, इस शब्द का मूल जो आपका एकेडमिक कंटेंट चलता है, उसके साथ साथ इसमें टर्म्स बहुत महत्व रखते हैं। मैं उदाहरण देते हुए साथ साथ चलूँगा। 2013-14 में, 2017 में कुछ क्वेश्चंस आए थे। उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज के एग्जाम्पल में साथ साथ आपको लूँगा तो टर्मिनोलॉजी का महत्व आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए इस टॉपिक के साथ ही उनको स्पष्ट करेंगे। प्रशासन वास्तव में एक प्रक्रिया है, लेकिन आप इसको प्रक्रिया क्यों कहो, लॉजिकली इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके सिलेबस में जो शब्द दिया हुआ है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों ही अंग्रेजी के शब्द हैं। इनको मिला के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। लेकिन अंग्रेजी में भी ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई? एक शब्द है मेरे पास जिसे मैं कह सकता हूँ ग्रीक या ग्रीस, और एक शब्द है लैटिन, और तीसरा शब्द है रोमन। पहले तो एक एक शब्द का आपको अर्थ क्लियर होना चाहिए। कोई भी चीज़ शॉर्टकट कभी नहीं लेंगे, ध्यान दें। रोमन और ग्रीक ये दोनों अलग अलग हैं। रोम एक शहर था इटली का, ध्यान देंगे। रोम जहाँ की राजधानी थी, उस साम्राज्य को रोमन साम्राज्य कहते हैं। समय भी बिल्कुल अलग है, समय अलग है, देश काल अलग है, जगह अलग है। और ये जो सभ्यता है या ये जो साम्राज्य है ये बिल्कुल अलग है। इसका केंद्र होता था यूनान, अर्थात यूनानी साम्राज्य को या वहाँ प्रचलित भाषा और लिपि को हम क्या कहते हैं? ग्रीक कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या प्रचलित है? लैटिन। कहीं आपके अध्यापक के किसी पेपर में एक बार मैंने ये शब्द देखा था कि ग्रीक एक भाषा है या शैली है। ग्रीक भाषा है या शैली है, ध्यान दें। लैटिन और ग्रीक ये दोनों भाषा भी है और शैली भी। एकमात्र ऐसा, हिंदी की भाषा हिंदी है लेकिन इसकी लिपि क्या है? लिपि देवनागरी, बिल्कुल अलग है इसकी लिपि। जैसे रोमन की, रोमन वास्तव में एक भाषा है, एक सभ्यता ने जो भाषा अपनाई वो भाषा, और उनकी लिपि कौन सी थी? लैटिन ही थी, ध्यान दें। लेकिन ये एक भाषा भी है और लिपि भी है। शब्दों को जो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर समझेंगे। यहाँ यूनान भी दो जगह आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप चूंकि एसएस के विद्यार्थी हैं तो आप ज्योग्राफी भी अच्छे से जानते हैं। एक शब्द आता है यूनान। यूनान, ये यूनान चीन में एक प्रांत है। उत्तरी पश्चिमी चीन में एक राज्य का नाम है यूनान। यूनान और यूनान में अंतर है। इज इट क्लियर? एक एक शब्द, कोई जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी। ज़्यादा से ज़्यादा बारीकियों से समझोगे तो एक या दो क्लास एक्स्ट्रा हो जाती है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन ये खामियाजा बहुत ज़्यादा उठाना पड़ जाएगा, नुकसान, अगर शॉर्टकट करो। चलिए, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ये जो शब्द है अंग्रेजी का, ये वास्तव में लैटिन के एक शब्द से आया। तो मैंने लैटिन लिखा या ग्रीक, एक ही बात है, यस और नो? तो ये लैटिन के एक शब्द से बना जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेयर। एडमिनिस्ट्रेयर, उसका उच्चारण अंग्रेजी में लिखा सेम जाता है, अंग्रेजी में आप बोलोगे तो एडमिनिस्ट्रेयर, और लैटिन में इसको बोलते हैं तो एडमिनिस्ट्रेयर होता है। यहाँ इस शब्द में मूल शब्द तो है मिनिस्ट्रेयर, और इसमें जैसे हिंदी में उपसर्ग लगाते हो ऐसे ऐड जो है वो लैटिन में और फ्रेंच भाषा में दोनों में ही ये उपसर्ग की तरह इस्तेमाल होता है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। इज इट क्लियर? जैसे हम अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अपने साथ कुछ ना कुछ और हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, तब उनका अर्थ पूरा होता है। जैसे किसी को दबाव देना, किसी को बाध्य करना, इंसिस्ट। मैंने कहा कि आपको 7 बजे ही आना है, आई इंसिस्ट यू नहीं बोल सकते, आई इंसिस्ट ऑन यू, तो ऑन लगेगा तभी इंसिस्ट अपना अर्थ देगा, नहीं तो उसका अनर्थ हो जाता है। इसी तरह ये शब्द बनता है एड के जुड़ाव के साथ। एड और मिनिस्ट्रेयर मिलके क्या बना? एडमिनिस्ट्रेशन। इज इट क्लियर? एडमिनिस्ट्रेशन किसकी उत्पत्ति है? एड और मिनिस्ट्रेयर की। तो वास्तव में ये कौन सी मूल भाषा का शब्द है? लैटिन का। अब यहाँ प्रश्न की भाषा को समझना। यदि देखिए, मैंने कहा मिनिस्ट्रेयर, अगर आ जाए कि लोक प्रशासन का मूल शब्द किस भाषा का है, लोक प्रशासन का मूल शब्द किस भाषा का है? तो लैटिन का। और अगर ये आ जाए एडमिनिस्ट्रेशन किस भाषा का शब्द है, तब क्या जवाब होगा? अंग्रेजी। इज इट क्लियर? बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, बड़ी सामान्य चीज़। आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा टेक्निकल एग्ज़ाम है, इस बात को ध्यान रखना। और टेक्निकल होने का मतलब है कि सबसे कम धोखेबाज, इसका ये भी मतलब होता है। इसमें जो सिलेबस में दिया गया है उससे ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं आता है, टू द पॉइंट आता है। और टू द पॉइंट में भी आप दिक्कत आपकी तरफ से होती है, एग्जामिनर की तरफ से नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। रीट में कुछ पता ही नहीं होता क्या आ जाए। 2014 का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब्राहम मास्लो का एक क्वेश्चन आया था और वहाँ पे बेसिक नीड थ्योरी आप अभिप्रेरणा में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा अभिप्रेरणा को, यहाँ भी पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊँगा उसको। तो उनका एक सिद्धांत है बेसिक नीड थ्योरी, उसी को आवश्यकताओं का उच्चा नीच क्रम कह देते हैं, आवश्यकता सिद्धांत भी कह देते हैं, कई सारे नाम हैं उसके। तो वहाँ पे उन्होंने आवश्यकताओं को 1 से लेके 5 क्रम से बताया है। तो एक प्रश्न था कि भौतिक आवश्यकता, ट्रांसलेशन देखिए आप, भौतिक आवश्यकता कौन से क्रम की आवश्यकता है अब्राहम मास्लो के अनुसार। अब पढ़ने वालों ने, पढ़ाने वालों ने मोस्टली क्या किया, मेरा इससे सामना हुआ, स्टूडेंट ने फ़ोन करके पूछा किसी ने, तब मुझे पता लगा। तो वहाँ उसका हिंदी ट्रांसलेशन दे दिया भौतिक, अंग्रेजी का मूल शब्द था फिजिकल। पहली नीड होती है फिजिकल नीड, लेकिन लोगों ने उसका हिंदी क्या लिखवाया? शारीरिक आवश्यकताएं, यही लिखा। पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता। अब थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन चेंज हो गया कि आपके तारे जमी पे हो गए, ये बड़ी दिक्कत होती है। तो मूल अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी जो है ना, उसको ज़रूर समझना है और उसको समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। ट्रांसलेशन कैसे भी करे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, लेकिन वहाँ इतना प्रेशर होता है आप लोगों पे कि आते हुए भी 2-3%, मतलब 100 में से 3 क्वेश्चन तो करेंगे गलत जो आता है। इतनी जहमत नहीं उठाते कि साइड में अंग्रेजी का है उसको भी देख ले, और देख भी लिया तो फिर भी गलत हो जाता है। ये गलती आप जब करते हो जबकि आपने शुरुआत ही गलत की है। चलिए, ये शब्द आपका क्लियर हुआ कि ये 2 भाषा। अब इसी का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? अगर मैं हिंदी लिखूं हिंदी में, तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं? लोक प्रशासन। लोक प्रशासन, हिंदी के लोक प्रशासन का वास्तविक उद्भव अंग्रेजी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन के एडमिनिस्ट्रेयर से हुई है। इज इट क्लियर? तो आप पूछेंगे कि सर लैटिन में क्या पब्लिक का कोई ट्रांसलेशन नहीं था?
ये भी तो एक जहन में सवाल आना चाहिए कि क्या इसका वहाँ ट्रांसलेशन नहीं था। चलिए आप इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक के अर्थ को समझते हैं। देखो बड़ा सरल भाषा में पब्लिक का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, यही समझते हैं ना। अच्छा एक चीज़ और है, कोई भी चाहे अपना सब्जेक्ट हो या कोई दूसरे अध्यापक जो पढ़ाते हैं, आप जो जानते हैं वहाँ से शुरू करें, क्योंकि हमारा पूर्व ज्ञान जो है वहाँ से यदि नवीन लेंगे तो आसानी होती है समझने में। ठीक है, आप ऐसा बुद्धिमान बनने की बनावटी कोशिश कभी मत करना, कम से कम मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो रटने वाली बात हो जाएगी, वो स्थायी नहीं रहता है कभी भी। आप जो जानते हो वही जवाब देना, सुधारने के लिए मैं पैसे लेता हूँ। ठीक है, पब्लिक का मतलब जनता। अब चूंकि हम एक सांगठनिक अध्ययन कर रहे हैं, हम संगठनों में किसी प्रक्रिया को समझ रहे हैं। यहाँ पे एक बात आप अच्छे से समझ लो कि वर्तमान में, मैं इसको लिख ही देता हूँ, वर्तमान में जनता का निरपवाद रूप से या फिर कह सकते हो निर्विरोध रूप से जो सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा कौन सा संगठन है? राज्य ही तो है भाई। जनता वास्तव में सरकार, आप कह सकते हो आज का सरकार नामक जो संगठन है वो जनता का सही प्रतिनिधित्व करता है, वरना कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसमें संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व हो, कोई गारंटी नहीं है। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कैसे भी संगठनों को आप नाम ले लो, कोई भी ऐसा परिपूर्ण संगठन नहीं है जिसमें पूरी जनता का प्रतिनिधित्व होता हो। यस और नो? तो वास्तविकता तो ये है कि वर्तमान में जनता का निरपवाद प्रतिनिधिक संगठन या निरपवाद प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन कौन सा है? सरकार। सरकार। तो ध्यान दें, ये हमारा जो पब्लिक शब्द है, इस पब्लिक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? सरकार या फिर लोक, दोनों ही शब्द। लेकिन यहाँ अपने विषय में कौन सा ज़्यादा प्रचलित है? लोक शब्द प्रचलित है। पब्लिक का मतलब लोक या सरकारी। यहाँ थोड़ी देर के लिए सरकारी समझ लेना, क्योंकि इसका पर्यायवाची मान लिया गया है। ये सवाल भी आया हुआ सवाल है, सेकंड ग्रेड में ही पूछा गया प्रश्न है कि पब्लिक शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन था लोक, लोक या सरकारी। क्यों? लॉजिकली आपने समझा कि इसलिए क्योंकि वास्तव में तो इसका अर्थ होता है जनता, लेकिन जनता का प्रतिनिधिक संगठन कौन सा है जिसमें सारी जनता बैठी है वहाँ? वो सरकार ही हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये तो हो गया किसका अर्थ? पब्लिक का अर्थ। इज इट क्लियर? अगर क्लियर नहीं हो तो यही बता देना, कोई इशू नहीं है, कतई जल्दी नहीं करेंगे। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर पर। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका जब डिक्शनरी में हम अर्थ खोजते हैं, डिक्शनरी में अर्थ खोज रहे हैं, इसका मतलब वहाँ कैसा अर्थ दिया होता है? शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है टू सर्व, टू सर्व और टू मैनेज। टू सर्व और टू मैनेज। ध्यान दें, इन दोनों ही अर्थों में इसका इस्तेमाल किया गया है। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिक्शनरी उठा के देखोगे तो वहाँ लिखा मिलेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच केम फ्रॉम लैटिन। और लैटिन का कौन सा वर्ड? एडमिनिस्ट्रेयर। एडमिनिस्ट्रेयर का क्या अर्थ होता है? एडमिनिस्ट्रेयर का दिखा है टू सर्व और टू मैनेज, अर्थात अंग्रेजी में इसका जो है वो है किसी का प्रबंध करना या सेवा करना। प्रबंध करना या सेवा करना, ये लीजिए, दो अर्थों में इस्तेमाल होता है। पहले इसे उतार लो एक बार, फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चलेंगे। फटाफट उतार लीजिए। यस, जिस बात पर कोई शक नहीं किया जा सकता, अर्थात इसका कोई अपवाद नहीं, कोई विरोध नहीं, सर्वमान्य रूप से। आप ये भी लिख सकते हो। देखिए, यहाँ पे आपने लिखा टू मैनेज या टू सर्व। अब बिल्कुल सरल भाषा में टू सर्व का मतलब क्या होता है? सेवा करना।
और टू मैनेज अगर माने तो इसका मतलब होता है प्रबंध करना, प्रबंध करना। वास्तव में आप ध्यान से अगर देखते हैं तो इन दोनों को सेवा करना मान लो या इसको प्रबंध करना मान लो, तो भी ये दोनों ही वास्तव में एक प्रक्रिया है। यस और नो? ये सेवा करना एक प्रक्रिया है कि नहीं है? और प्रबंध करना भी क्या है? प्रक्रिया है। भाई मैं इसे सिद्धांत तो नहीं कह सकता ना, मैं किसी की सेवा करूं, मान लो अपन गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहाँ कुछ भी कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं किसी काम की, सेवा कर रहे हैं या फिर प्रबंध कर रहे हैं, चाहे आप निचले स्तर के सारे काम कर रहे हो या उच्च स्तरीय निर्देशात्मक कार्य कर रहे हो, तो भी दोनों ही अर्थों में ये वास्तव में एक प्रोसेस है। यस और नो? ये एक प्रक्रिया है। समझना इस बात को गहराई से। जब हम कभी भी किसी भी शब्द का अपनी तरफ से अनर्थ नहीं करना है। मैंने एक बार एक विद्यार्थी से पूछा, एक सरल सा एग्जांपल देता हूँ, आरएस मेंस का बैच में मैंने पूछा ग्लोबलाइजेशन, मैंने क्वेश्चन दे दिया टेस्ट सीरीज में, वैश्वीकरण। तो सबने लिखा अपने हिसाब से, कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टर्म तो है नहीं, है ना। वैश्वीकरण आपने भी पढ़ा होगा, समझा होगा। हो गया टॉपिक, इकोनॉमी की क्लास हो चुकी? यस और नो? नहीं हुई है तो पहले कभी आपका पाला पड़ा होगा इस शब्द से। वैश्वीकरण क्या है, कौन बताएगा? कोई बताएगा? कोई भी हाथ ऊपर करके बताओ। एक बात बताओ, इतनी टेंशन में क्यों आ रहे हो भाई? सबके चेहरे ऐसे हो रहे हैं तनावपूर्ण, जैसे पता नहीं कौन आ गया। बिल्कुल नॉर्मल सोचिए, नॉर्मल रहोगे तो अच्छा ग्रहण करोगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वैश्वीकरण को कुछ लोग तो कहते हैं कि विश्व समाज की अवधारणा, कुछ लोग कहते हैं विश्व गांव की अवधारणा, कुछ लोग कहते हैं कि दो या अधिक अर्थव्यवस्थाओं का एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना वैश्वीकरण कहलाता है। ऐसा ही पढ़ा होगा आपने, सबने अपने अपने हिसाब से इसको व्याख्यायित किया है। पर आप लोग बड़ा सामान्य तरीके से सोच के देखिए। अब गलती आप यहीं करते हो, आप ठहरे विशेषज्ञ, ज्ञानी, महापुरुष, आप लोग क्या करते हैं? किताबी बात लेके आते हैं। अरे सरल सोचो भाई, वैश्वीकरण में क्या होता है? एक से अधिक देश होते हैं, ये तो तय है। मतलब दो या अधिक देश आपस में संक्रियाएं करते हैं। अब वो क्रियाएं न केवल आर्थिक होती बल्कि राजनीतिक भी करते हैं, सामाजिक भी करते हैं, कूटनीतिक गतिविधियां, सैनिक गतिविधियां, बहुत सारे क्षेत्र में आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। यही तो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में ये कोई सिद्धांत नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, बहुत सारी गतिविधियों का एक समुच्चय है। यस और नो? जैसे ही अब ये 2 नंबर में मैंने प्रश्न दिया था, समझने की कोशिश करें। 2 नंबर में प्रश्न दिया तो लिखने वालों ने लिखा वैश्वीकरण एक ऐसा सिद्धांत है, आगे उसने क्या लिखा मुझे कोई लेना देना नहीं, मैंने उसे काट दिया और 0 नंबर दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पहली लाइन में जान लिया कि इसको ये तक नहीं पता कि ये सिद्धांत है, एक प्रक्रिया है। बेसिकली ये कंसेप्ट है क्या, तो आगे क्या लिखेगा? आपने लिखा कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, आधा दिमाग तो वहीं संतुष्ट हो गया। यस, दैट इज क्लियर इनसाइड आउट अबाउट द पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यवस्थाएं मिलकर आपस में विभिन्न मुद्दों पर काम करती हैं। बताओ ये सरल भाषा है कि नहीं? 2 में से 2 नंबर मिलेंगे इसमें, क्योंकि बिल्कुल सामान्यीकरण, बिल्कुल सरल तरीके से आपने उस टर्म को समझा और आत्मसात किया। तो यही आप प्रशासन के प्रत्येक टर्म के साथ करना है आपको। अब आपने समझा कि सर सेवा करना या प्रबंध करना ये दोनों ही वास्तव में क्या है? ये दोनों ही प्रक्रिया है। ये दोनों ही व्यवस्थाओं में होने वाली या की जाने वाली क्या है? प्रक्रिया है। ये बिल्कुल स्पष्ट आप समझ चुके हैं। अब आप एक बात देखिए कि व्यवस्थाएं जो होती है, मैं व्यवस्था बोल रहा हूं, मैंने संगठन नहीं बोला। व्यवस्थाएं जो होती है उनका उद्देश्य के अनुरूप ढांचा अलग अलग हो सकता है। यस और नो? उनका उद्देश्य के अनुरूप, उनकी प्रक्रियाओं के अनुरूप भी ढांचा अलग अलग हो सकता है। अतः हमारी समाज में
हमारी व्यवस्थाओं में व्यवस्था के उद्देश्य के और इरादों के अनुरूप जो उसका संगठन बना है उसी हिसाब से उसमें कार्य निर्धारित हो जाते हैं। यदि वो किसी निजी क्षेत्र की व्यवस्था है, कैसे क्षेत्र की? निजी क्षेत्र की, तो उसमें भी तो ये प्रक्रिया संपन्न होगी। निजी क्षेत्र की व्यवस्था है, उसमें भी वो प्रक्रिया संपन्न होगी, लेकिन वहां इसका प्रारूप जो है सेवा करने वाला नहीं रहता बल्कि प्रबंध करने वाला हो जाता है। यस और नो? निजी क्षेत्र हमेशा क्या करता है? मोस्टली प्रबंधन के अवधारणा के साथ आगे बढ़ता है। वहां इसी गतिविधि को हमने प्रबंध नाम दे दिया। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य हमेशा क्या होता है? जनता की सेवा करना। आप देख लीजिए जितनी योजनाएं बनती हैं, जितने कानून बनते हैं, सबका उद्देश्य क्या है? फायदा हो या नहीं हो, फायदा कभी नहीं होता, बल्कि हमेशा क्या होता है? जनता की सेवा करना। तो जहां तक इन व्यवस्थाओं के सरकारी होने का संदर्भ है, जहां तक सरकारी व्यवस्थाएं हैं, तो सरकारी में यही क्रिया क्या कहलाएगी? टू सर्व। और यदि वो निजी क्षेत्र का संगठन है तो वहां पे क्या हो जाएगा? टू मैनेज। इज इट क्लियर? लिख लेते हैं इसको भी। चलिए आप उतार लीजिए, मैं बोल के लिखवा देता हूं इसको क्योंकि समय बचेगा। अभी जस्ट जो पीछे का ये वाला जो शब्द है इसको लिख लें पहले। टू सर्व के नीचे लिखें सेवा करना और टू मैनेज के नीचे प्रबंध करना। लिख लिया? अब आगे लिखें। ये दोनों ही विभिन्न व्यवस्थाओं में होने वाली प्रक्रियाएं हैं। विभिन्न व्यवस्थाओं में होने वाली प्रक्रियाएं हैं। जो कि विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं में काम करती हैं, जो कि विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं में काम करती हैं। इन संस्थागत व्यवस्थाओं के, लिख लीजिए, जहां भी आप आए हैं ना वहीं से लिखना शुरू कर दो, पीछे का एक पेज छोड़ दीजिए। इन संस्थागत व्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु इन व्यवस्थाओं में संपन्न की जाने वाली प्रक्रिया को कोष्टक में लिखें अनेक आधार पर। अब कोष्टक बंद कर लें। दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है। भाई एक तो वो व्यवस्था कैसी हो सकती है? निजी हो सकती है, और दूसरी कैसी हो सकती है? सार्वजनिक हो सकती है। सार्वजनिक हो सकती है। अब यहां सार्वजनिक के कोष्टक में आप सरकारी जरूर लगा देना। निजी या सार्वजनिक अर्थात सरकारी। अब मैंने क्यों लगाया है? एक पोडियम पे खड़े व्यक्ति से लिखी गई एक बात या उसके द्वारा बोला गया एक शब्द का भी कोई ना कोई अर्थ होता है, ये बात ध्यान से समझना। मैंने कहा सार्वजनिक के सरकारी लगा दो, क्योंकि जब आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे या जब कॉमर्स के स्टूडेंट भी हो सकते हैं यहाँ पे, वो जानते हैं कि ये कई सारे शब्द होते हैं। ज़रा समझिए इनको, ये उतारना मत जो मैं समझा रहा हूँ। ये रफ वर्क है। देखो ये तीन शब्द हैं आपके सामने, एक है सार्वजनिक, एक है सहकारी और तीसरा है सरकारी।
तीनों का अलग अलग अर्थ है, टेक्निकली अर्थ लेते हैं तो अलग अलग अर्थ है। लेकिन हमें यहाँ सामान्य बोध से ही चलना है, कोई विशेषज्ञ नहीं बनना है बहुत बड़ा। फिर भी कहीं पढ़ते वक्त आपके जहन में कोई बात आ जाए तो वहाँ कहोगे यादव सर ने ये तो बताया नहीं यार, ये मतलब क्या होता है इसका। देखिए सबसे पहले सरकारी को समझते हैं, चलो यहाँ निजी भी लिख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इनका जो ये वर्गीकरण है ना, ये स्वामित्व के आधार पर होता है कि किसका ज़्यादा, किस क्षेत्र का ज़्यादा स्वामित्व है, उसी क्षेत्र का नाम मिल जाएगा। आधे से अधिक मालिकाना हक या स्वामित्व जिस भी क्षेत्र का है वही बोला जाएगा। सरकार का नियंत्रण है आधे से अधिक क्षेत्र पर, यदि सरकार का नियंत्रण है, आप कहेंगे सर जरूरी है क्या कोई और होना? नहीं, जरूरी नहीं है। जिसके मालिकाना हक किसके पास है? सरकार के पास है। वो कौन सा क्षेत्र? सरकारी क्षेत्र, चाहे वो कंपनी हो या कुछ भी हो, वो सरकारी क्षेत्र। सहकारी क्या होता है? जिसमें दोनों क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं। कौन कौन से? निजी और सरकारी। वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलकर काम करना, सहकार। कोई भी मिलकर काम करता है, हम और आप मिलकर काम कर रहे हैं, दैट इज सहकार, दैट इज कोऑपरेशन। हमारा ये काम कोऑपरेशन है, हमारी ये क्लास कोऑपरेटिव एक क्लास है। कक्षा भी आगे चल के समझाएंगे आपको, कक्षा भी एक संगठन होता है, और कोई भी संगठन वास्तव में शरीर की तरह होता है। शरीर का एक अंग भी यदि कमजोर हुआ या बीमार पड़ा तो पूरा संगठन खराब हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों का भी साथ उतना ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए जितना मेरी तरफ से, वरना उद्देश्य पूरा नहीं होगा। पहले ही ध्यान से समझ लीजिए, एक व्यक्ति ने भी अगर अनुशासनहीनता की तो उसका फर्क मुझ पर पड़ता है, और मुझ पर पड़ने वाला फर्क से आप सब उससे प्रभावित होंगे। इज इट क्लियर? तो ये संगठन है, ये सहकार है। सहकार में सामान्य अर्थ होता है निजी और सरकारी का एक साथ होना। फिर सार्वजनिक क्या होता है? चलो मैं आपसे पूछता हूँ अब, क्योंकि बहुत देर होगी आप ऐसे सुन रहे हो जैसे प्रवचन चल रहे हो। ये सार्वजनिक क्या होता है? किसे कहते हैं सार्वजनिक? चलो मुझे ये बताइए, रिलायंस एक कंपनी है ना, रिलायंस किस क्षेत्र की कंपनी है? सरकारी या निजी या सार्वजनिक या सहकारी? सार्वजनिक नहीं? समझिए, मैं बता देता हूँ आपके। यही एक बहुत बड़ा कारण है, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से मुझे शर्म नहीं आ रही आपको कहते हुए कतई कि आप लोगों का बेसिक जो है, बेसिस जो है वो कतई क्लियर नहीं है, तभी तो कोचिंगों में धक्के खाने आते हो। अगर 9वीं से 12वीं तक ठीक से पढ़ लेते, ज़्यादा भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलिए, वास्तव में रिलायंस एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। आप कहेंगे सर ये क्या बोल दिया, अंबानी परिवार की है वो तो। स्वामित्व के आधार पर समझिए इसे। सार्वजनिक का मतलब होता है जो सबके लिए खुली है, अर्थात जो लिस्टेड हो जाती है, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कर देती है अपने आप को कि एनीबडी कैन बाय द शेयर्स, कोई भी उसके शेयर खरीद सकता है। तो इसका मतलब है कि वो सबके लिए ओपन है। तो वो कैसी हो गई? निजी क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी है वो। अब कोई सरकारी कंपनी है, जैसे LIC थी, LIC ने भी खुद के लॉन्च कर दिया 2 साल पहले, मार्केट में ले आई, लिस्टेड कर दिया, तो अब वो भी क्या हो गई? लेकिन कैसी? सरकारी क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी। इज इट क्लियर? ये निजी क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी, तो सार्वजनिक एक गुण है जो किसी में भी हो सकता है, निजी में भी और सरकारी में भी। सरकारी कहने का तात्पर्य क्या हुआ? पूरी तरह सरकार का। सरकारी कहने का मतलब पूरी तरह सरकार का, और निजी कहने का मतलब पूरी तरह निजी, ये है प्राइवेट। लेकिन सहकार और सार्वजनिक शब्द दोनों में हो सकते हैं। यदि निजी और सरकारी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दैट इज सहकारी, दैट इज सहकारी। और यदि उसने सबके लिए खोल दिया है कि कोई भी आइए, तो वो सहकारी के साथ साथ क्या हो गई? सार्वजनिक हो गई। इनका भेद समझ आया चारों शब्दों का? सार्वजनिक जो सबके लिए ओपन है, सहकारी जिसमें सरकार और निजी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और निजी और सरकारी तो है ही। अब इन शब्दों को आप समझ चुके हैं, तो यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ वो सारे शब्द भी आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगे। ठीक है? तो वास्तव में ये संस्थागत व्यवस्थाओं में की जाने वाली एक प्रक्रिया है। कौन सी? जिसे आप प्रशासन कहते हो, चाहे प्रबंध कह लो या प्रशासन कह लो। वो एक क्या है? प्रक्रिया है, जो कहाँ कहाँ पाई जाती है? बोलो, निजी में भी पाई जाती है और सार्वजनिक में भी या सरकारी में भी पाई जाती है। आगे लिखिए। अच्छा, ये एक शब्द और लिख लीजिए, यहीं पे लिख देते हैं कोष्टक में,
यदि निजी है तो उस प्रक्रिया का स्वरूप निजी में कैसा हो जाता है? प्रबंध करने वाला। वो जो प्रक्रिया हमने बताई कि एक प्रक्रिया है तो वहां प्रबंध की तरह दिखेगी वो प्रक्रिया, और सार्वजनिक है तो ये प्रक्रिया कैसी होगी? सेवा की तरह, सेवा की तरह। नोट लिखें, सामान्य अर्थ में प्रशासन ऑब्लिक प्रबंध, दोनों शब्द लिख लेना। सामान्य अर्थ में प्रशासन ऑब्लिक प्रबंध, क्योंकि अभी मैंने अलग नहीं किया है इन्हें। प्रशासन ऑब्लिक प्रबंध किसी भी संगठन में की जाने वाली एक प्रक्रिया है, किसी भी संगठन में की जाने वाली एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दिमाग में लग गया कि सर प्रबंध और प्रशासन दो अलग अलग शब्द नज़र आ रहे हैं। तो हमने ये तो जान लिया, अब तक की पूरी चर्चा में आप ये समझे हो जो आपने नोट में लिख लिया कि भाई कुल मिला के एक प्रक्रिया है जो सब जगह देखने को मिलती है। तो यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, अर्थात प्रशासन और प्रबंध में क्या अंतर है। लिखिए लाइन चेंज करके, प्रशासन एवं प्रबंधन में अंतर। प्रशासन एवं प्रबंधन में अंतर। प्रशासन और प्रबंधन में, देखो बिंदुवार लिखने से पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, मोटे रूप में समझ लेते हैं। हालांकि नीचे फिर मैं इसका डायग्राम बनवा दूंगा, पहले रफ में समझिए। मैंने कहा संगठन में की जाने वाली तमाम प्रक्रियाएं क्या होती हैं? प्रशासन होती है। तो फिर ये सवाल बनता है, सामान्य अर्थ में ये सोचिए, बिल्कुल सरल आदमी की तरह सोचिए, आदमी नहीं औरत की तरह भी, लड़कियां नाराज हो जाएंगी। सामान्य व्यक्ति की तरह आप सोचिए कि संगठन क्यों बनाते हैं? संगठन बनता ही क्यों है? बोले सर आगे जब बढ़ेंगे पहले तो यहाँ सोचो, विस्तार से आगे बताऊंगा, लेकिन एक लाइन में समझा देता हूँ। जब हमारी सीमित क्षमताओं के साथ हमारी आवश्यकताएं बढ़ने लगती, अर्थात बढ़ती हुई या असीमित आवश्यकताएं और सीमित क्षमताएं, इन दैट केस वी हैव टू कोलैबोरेट ईच अदर। जब सीमित क्षमताओं वाले मनुष्य के सामने बहुत सारी यानी असीमित आवश्यकताएं पूरी करने का दबाव होता है, तब वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? सहयोग स्थापित करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। मान लो कि इसी वक्त आपके घर पे आपको ज़रूरत पड़ जाए, घर वालों को चाहिए कि भाई आप बेटा यहाँ होता तो मेरे ये काम कर देता। मान लो बाज़ार जाके कुछ लाना है, या घर में चक्की ख़राब हो गई। सब लोग मोस्टली ग्रामीण परिवारों से हो और सामान्य परिवारों से बिलोंग करते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि अंबानी का बेटा टीचर बनने तो आएगा नहीं, है ना, सामान्य समझ है। तो घर पे ज़रूरत पड़ गई आपकी, लेकिन आप तो यहाँ हो, अब आपकी क्षमता सीमित है, या तो आप कोचिंग क्लास में बैठे रह सकते हैं या तो घर रह सकते हैं।
अब ऐसे में आपको पता है कि यार मेरा दोस्त है वहाँ पे, मोहन है घर पे, तो मतलब आप में दोनों में कोलैबोरेशन हो गया कि भाई तुझे जयपुर का कोई काम हो तो मुझे फ़ोन कर देने यार, मैं कर दूंगा तुम्हारा काम, और तुम यहाँ पे हो, मेरे घर वालों को ज़रूरत हो जाए तो थोड़ा काम आ जाना, हुआ ना कोलैबोरेशन। ठीक इसी तरह संगठन बनने के पीछे जो अवधारणा है वो यही सहयोग की भावना है। कोई भी संगठन क्यों बनता है आप रटो मत, कतई मत रटो। आपकी कक्षा एक संगठन है, आगे विस्तार से समझा दूंगा इसको। ये कक्षा में दो चीज़ बड़ी कॉमन है, एक तो सबका सामान्य उद्देश्य है कि नहीं है, सबका एक ही उद्देश्य है। तो संगठन बनने के पीछे पहला जो कारक होता है वो है सामान्य उद्देश्य, और दूसरा है सहयोग के साथ सहकार। अर्थात मैं सहकार कह दूं तो भी सहयोग उसमें अपने आप निहित है। भाई कोई सहकार करेगा ही कब, जब सहयोग के साथ करेगा। सहयोग नहीं कर रहा है तो कोलैबोरेशन होगा ही नहीं। कैसा सहकार? तो सहयोग की भावना और समान उद्देश्य, ये दो मूलभूत कारक हुए कि नहीं हुए संगठन निर्माण के पीछे, यस और नो? कल को आगे चल के जब मैं एक सीधा प्रश्न आपसे पूछूंगा कि प्रशासन के आधारभूत तत्वों को बताइए, आधारभूत कारकों को पहचान के बताइए, तो ये दो सार्वभौमिक तो आप आराम से बता सकते हो कि सर प्रशासन वहाँ शुरू होता है जहाँ संगठन है, और संगठन है इसका मतलब दो चीज़ तो तय है, एक तो सहयोग होगा और एक समान उद्देश्य होगा। इज इट क्लियर? तो इसी भावना के पीछे निर्माण होता है संगठन का। मैं कह रहा था हम अभी डिफरेंस समझ रहे हैं प्रशासन का और प्रबंधन का। मोटे अर्थ में समझ लीजिए, ये आपका प्रशासन है और ये आपका क्या है? प्रबंधन है। प्रबंधन वास्तव में प्रशासन किसी भी संगठन में उस संगठन के निर्माण से लेकर, उस संगठन की नीति निर्धारण से लेकर उनका क्रियान्वयन और उनके सहयोग तक सब कुछ शामिल होता है। प्रशासन वास्तव में एक समग्र गतिविधि है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी काम शामिल होते हैं। ऐसा तो मैं मानता हूं, जरूरी नहीं आप ऐसा मानते हो। मेरी ये सोच, आपका नाम क्या है भैया? अरे इधर क्या देख रहे हो, नाम तो आपसे पूछा है, क्या नाम है? छोटे लाल जी। छोटे लाल जी एक बात बताओ, मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई किसी भी संगठन में सारे काम जो होते हैं, चाहे वो उसका संगठन का बनाना हो, उसकी नीतियाँ निर्धारित करना हो या उनको लागू करना हो, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। तो मेरी ये सोच विस्तृत सोच हुई या संकीर्ण सोच? व्यापक सोच है या छोटी सोच है? मैं तो सबको शामिल कर रहा हूँ कि सभी तरह के काम शामिल हैं इसमें। व्यापक है ना? तो ये तो व्यापक नज़रिए से सोच रहे हैं हम, तब हमें ऐसा पता लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, प्रशासन अपने आप में एक व्यापक नज़रिया है, संकीर्ण नहीं है। लेकिन जब कोई ये कहे कि नहीं नहीं किसी से काम करवाना, आदेश देकर काम करवाना, उस काम के संबंध में व्यवस्था बनाना, केवल उच्च स्तरीय काम, ये क्या होते हैं? मैनेजमेंट करना होता है, इसको कहते हैं प्रबंध करना। अर्थात ये थोड़ा संकीर्ण दायरा हो गया, बस इतना ही अर्थ है। प्रबंधन, प्रशासन में प्रबंधन भी समाहित है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि प्रशासन में संगठन बनाना अर्थात सांगठनिक गतिविधियाँ, संगठन बनाना और उसका प्रबंधन करना, दोनों ही गतिविधियाँ शामिल होती हैं। इसलिए प्रशासन व्यापक अवधारणा है, प्रबंधन छोटी अवधारणा है, संकीर्ण अवधारणा है। आगे विस्तार से लेके चलेंगे, बस पहले सामान्य समझ बनाओ, फिर विशेषज्ञ स्तर पर ले लेंगे क्योंकि सवाल आएंगे अंदर से। ठीक है, चलिए अब ये जो मैं कैटेगराइजेशन करवा रहा हूँ, ये एक विद्वान हुए विलियम सुल्ज, एक है मॉरिस स्लिक और एक है विलियम सुल्ज। ये विलियम सुल्ज ने बड़े विस्तार से बताया था इन दोनों के अंतर को कि भाई प्रशासन में और प्रबंधन में सर ये अंतर होता है। पर हम नाम नहीं लिखेंगे, खामखा नाम लिख के क्यों अपने दिमाग पे जोर करें, क्योंकि आज तक ना तो ऐसा प्रश्न आया कभी भी कि इनके अंतर को उसके अनुसार बताइए। ये कॉलेज स्तर पर आता है, आपके लेवल का ये क्वेश्चन नहीं है। खामखा कभी भी देखिए, सोशियोलॉजी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिकल साइंस में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है विद्वानों के नाम और उनके द्वारा बताई गई परिभाषाएं याद करना। यस और नो? सबसे बड़ी समस्या है ना। अब आप लोगों को इस समस्या से निजात तभी मिल सकती है जब आप ये जान जाएं कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी गैर ज़रूरी, किसे छोड़ना चाहिए। या ज़रूरी नहीं है विलियम सुल्ज या स्लिक किसी का भी नाम लिखना, सीधे अर्थों में लिख सकते हैं। आप कह सकते हो हमारे जितेंद्र यादव सर के अनुसार,
क्योंकि ये मेरा नाम है। लिख लीजिए पहला बिंदु प्रशासन लिखें। व्यापक अवधारणा, पहला पॉइंट लिखें व्यापक अवधारणा। व्यापक अवधारणा और प्रबंधन में लिख लें प्रशासन का ही हिस्सा, अर्थात संकीर्ण हो गई, प्रशासन का ही हिस्सा अर्थात थोड़ी सीमित, संकीर्ण, दूसरा बिंदु लिखें संगठन का निर्माण तथा, प्रशासन में लिखें संगठन का निर्माण तथा नीति निर्धारण तथा नीति निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन, प्रबंधन में क्या होता है? प्रबंधन में संगठन का निर्माण नहीं होता बल्कि केवल संगठन का क्रियान्वयन होता है, केवल क्रियान्वयन लिखें। इसमें प्रबंधन की तरफ लिखें, इसमें संगठन का उपयोग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इसमें संगठन का उपयोग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब प्रशासन में लिखें यह प्रबंधन तथा संगठन दोनों से व्यापक गतिविधि है, दोनों से व्यापक गतिविधि है। यह केवल नीति के क्रियान्वयन तक अर्थात प्रशासन के अंतर्गत ही, अर्थात प्रशासन के अंतर्गत ही संपादित की जाने वाली केवल उच्च स्तरीय गतिविधियां ही हैं। अब एक अंतिम बिंदु लिख के इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। देखिए, प्रशासन जो है वो स्वयं में क्या है? साध्य है, और उनके साध्य को प्राप्त करने के लिए इसमें प्रबंधन एक साधन मात्र होता है। इज इट क्लियर और नॉट? भाई लिखेंगे जब क्लियर हुआ है। क्लियर है? लिख लीजिए फटाफट इसको, अंतिम बिंदु है ये। प्रशासन एक साध्य है, इसका मतलब ये व्यापक है
और प्रबंधन एक साधन मात्र है, एक साधन मात्र है। अब अगर इसे आप एक डायग्राम पे समझना चाहो तो इस हिसाब से देख सकते हो। देखिए, ये संगठन का आकार है। अब संगठन में केवल उच्च स्तर पे की जाने वाली जो गतिविधियां हैं, केवल उच्च स्तर पर, वो क्या कहलाती हैं? प्रबंधन कहलाती हैं। और संगठन में संपूर्ण गतिविधियां न केवल उच्च स्तर पर अपितु निम्न स्तर पर भी संपूर्ण रूप से जो सारी गतिविधियां हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रशासन कहलाती हैं। इस प्रशासन वाले कॉलम के नीचे इसे बना लेना, प्रबंधन के नीचे उस डायग्राम को बना सकते हो। और मिलते हैं कल की क्लास में।